नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में JSSC के द्वारा पूछे गए इम्पॉर्टेंट मैथ के सवाल को सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है दोस्तों। आप पूरे सेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए तो आपको बहुत सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए मिलेगा और साथ में ही उसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड आपको पता चलेगा। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए कहता है एक स्कूटर 23,500 रुपये की दर से प्लस GST 18% पर बिकता है। खरीदार द्वारा GST की रकम कितनी दी गई पता लगाएं। दोस्तों, एक स्कूटर का विक्रय मूल्य जो है वो 23,500 रुपया है और इसमें GST लगता है, यानी जो भी व्यक्ति स्कूटर खरीदेंगे उनको 23,500 रुपया और प्लस GST भी देना पड़ेगा 18%। तो यहाँ क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि GST कितना भरा जाएगा वो वैल्यू निकालिए। तो चलिए हम लोग GST निकालते हैं। तो कितना है स्कूटर का विक्रय मूल्य 23,500, ठीक है, 23,500। अब यहाँ पर दोस्तों इसका 18% है ना, 23,500 का 18% आप ले लीजिए, ठीक है। तो 23,500 का 18% हम लोग निकालेंगे, इतना ही वैल्यू जो है वो GST के लिए लगेगा। तो कितना आ जाएगा ज़रा देखा जाए। तो यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी वैल्यू बच गया उसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 18 × 5 = 90, जीरो हो जाएगा, 9 बच गया, 18 × 3 = 54 और 9 63, 63 का 3 हो जाएगा और फिर 18 दूना 36, 36 और उधर कितना 6 बच गया। तो 36 और 6 42, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो ये हम लोग का इतना आंसर आ जाएगा, ये GST है ना, इतना रुपया हम लोग को GST के रूप में देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी कमरे के फर्श की माप 5 मीटर × 4 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 4 मीटर है। कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगन करना है। रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग का जो ये कमरा होता है और यहाँ पर जिस तरह से डायमेंशन दिया हुआ है कमरा का, वो किस रूप में है, वो घनाभ के रूप में होगा, ठीक है। तो हम लोग को कमरे का चारों दीवार को रोगन करना है और छत को भी रोगन करना है। तो हम लोग को जो यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है ये क्षेत्रफल वो निकालना है कि कितना क्षेत्रफल को हम लोग को रोगन करना है। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल और एक छत का। दोस्तों, छत का जो क्षेत्रफल होगा वो जिस तरह से हमारा ज़मीन होता है यानी फ्लोर होता है, सेम वही ढंग का होता है। उसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। तो अगर उसका लंबाई और चौड़ाई हम लोग जान जाएंगे तो जितना ज़मीन यानी जो हम लोग का फर्श होता है उसका क्षेत्रफल वही छत का क्षेत्रफल। तो हम लोग को ज़मीन नहीं, सिर्फ छत का निकालना है और चारों दीवार का निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों कि लंबाई कितना होगा, ये 5 मीटर। हालांकि इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ जाए अच्छे ढंग से, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 मीटर और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमारा जो हो जाएगा ये भी 4 मीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर कोई घनाभ है तब, है ना, घनाभ है तो उसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है 2L + B × H। क्लियर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका इससे निकल जाएगा। चलिए निकालिए कितना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला 2L + B × H। तो 2 एकदम बिल्कुल बेसिक ढंग से आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। 2L, L की जगह कितना है 5 + B, यहाँ पर 4 हो जाएगा और इंटू H की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर प्लस होगा और फिर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो इतना सारा आया है ना, ये सिर्फ चारों दीवार का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन हमको छत को भी रोगन करना है। तो छत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आप टोटल जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 4 9, 9 दूना 18, 18 चौक 72, कितना हो जाएगा 72 और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20।
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टोटल अगर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 92 और यूनिट क्या लगेगा स्क्वायर मीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया निकाला जा रहा है, तो एरिया हम लोग जब भी निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट में निकलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी ढंग से सॉल्व कर लिए। आप इसे समझने का प्रयास करें और खुद से भी बनाइएगा तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा वो भी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है ना, आप क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखा जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयत का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो आयत की लंबाई होगी। क्या होगी आयत की लंबाई? यही हम लोग को निकालना है। देखिए यहाँ पर दो तरह के फिगर का चर्चा हुआ है, एक आयत का चर्चा हुआ है और एक वर्ग का चर्चा हुआ है। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिए। एक आयत है और एक वर्ग है। कहता है यदि 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयत, यानी इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, है ना, 8 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई दिया हुआ है। और फिर क्या बोलता है, आयत का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी ये जो वर्ग है इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 64, तो वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 64, तो इसका भुजा कितना होगा, तो वर्ग का परिमाप अगर दिया हुआ तो भुजा निकालने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 64/4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16, क्या लगेगा यूनिट सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दिए। यहाँ पर इसका चौड़ाई मालूम है लेकिन लंबाई हम लोग को नहीं मालूम है, तो इसको मान लिए L। ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा L इंटू बी, L इंटू बी की जगह 8, और यहाँ पर ये क्षेत्रफल इसके बराबर है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर या तो फिर भुजा गुने भुजा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 गुने 16। ठीक है, अब यहाँ से आप कैंसिल कीजिए तो देखिए 8 से एक बार में कट जाएगा, ये 8 दूना 16। यहाँ पर अगर टोटल कैलकुलेशन देखा जाए तो L इजिकल टू कितना हो जाएगा 16 दूना 32। यहाँ पर यूनिट क्या लगाएंगे, ये सेंटीमीटर में है सारा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेंथ जो लिखेंगे इसका यूनिट वो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। तो ये हम लोग का आंसर आ चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए, कहता है कि 0.255 इसको a बाई बी के रूप में परिमेय संख्या के तौर पर दर्शाइए। ठीक है, देखिए इसको a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये दशमलव वाला सिस्टम है, इसको हटा करके आप a बाई बी के फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट हटा दीजिए तो क्या लिख सकते हैं 255 लिखेंगे, और यहाँ एक बटे का साइन दीजिए, और पॉइंट के लिए 1 लिखा जाता है नीचे। ठीक है, पॉइंट के लिए कितना 1, और पॉइंट के बाद जितना भी अंक है, जितना भी डिजिट है उसके लिए आप 0 लगाइए। तो कितना 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसको 5 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो 5 × 5 = 25 है ना, और 5 एकम 5, एक बार में कट जाएगा ये, मतलब टोटल यहाँ पर 51 बार में कटा। ठीक है, और यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर ये 2 0 यहाँ लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ फाइनली देखा जाए तो 51/200 है ना, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर अब कितना 5 बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है, 140 मीटर की रस्सी से घेरा जाने वाला कौन सा आयताकार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, देखिए आपको एक रस्सी दिया गया है 140 मीटर का, 140 मीटर का ये रस्सी है, रस्सी का लंबाई कितना है 140 मीटर, और आपको बोला गया है कि इस रस्सी से आप एक आयताकार क्षेत्र बनाइए। ठीक है, एक आयत बनाइए, लेकिन वो आयत जो है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल
घेरना चाहिए, है ना। तो आप किस तरह से आयत बनाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर इस रस्सी से जो आयताकार क्षेत्र हम लोग बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि जिसका लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा फिगर किस में होता है, ऐसा फिगर जो होता है वो वर्ग में होता है। यानी इस आयताकार क्षेत्रफल को अगर हम लोग को अधिक से अधिक करना है तो इसके लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा कि इसको एक वर्ग का रूप देना पड़ेगा, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्ग हो जाएगा। तो इस रस्सी को आप इस वर्ग के रूप में सजा दीजिए, तो ये आयताकार क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्रफल यही घेरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल मैक्सिमम कितना होगा, है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं ये वर्ग बन जाएगा, तो इसका एरिया निकालते हैं हम लोग, यानी इसका क्षेत्रफल निकालते हैं क्या, भुजा गुने भुजा। तो इसका भुजा मालूम होना चाहिए ना। तो ये देखिए यही रस्सी को मोड़ करके इस तरह बनाया गया है। तो यानी कि इसका अगर हम लोग भुजा निकालना चाहें, यानी ए निकालना चाहें, तो ये तो हम लोग का 140 परिमाप हो गया है। तो अगर 140 परिमाप हो गया है इसका, तो इसका भुजा कितना होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 35 मीटर होगा। कितना होगा, 35 मीटर। अब दोस्तों इसका भुजा हम लोग को मालूम हो गया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर इसका भुजा मालूम है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसी के द्वारा रखा जाएगा। तो भुजा गुने भुजा यानी 35 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1225 स्क्वायर मीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन, यानी अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना, 6 होने वाला है, ठीक है। चलिए 6 नंबर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए उसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, देखिए कहता है कि उस कोण का मान क्या है, उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक कोण के चौथे भाग के बराबर है। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक कोण के चौथे भाग के बराबर है। तो मान लेते हैं वो कोण क्या है, x है, और इसका संपूरक कोण निकालना है ना। क्या करना है, संपूरक कोण पहले निकालिए। तो देखिए संपूरक कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 110 डिग्री एंगल दिया हुआ है, इसका संपूरक, इसका मतलब होगा कि इसमें और हम कितना जोड़ें, ठीक है, ताकि हम लोग का 180 डिग्री आ जाए। देखिए तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि 70 डिग्री जोड़ देंगे, कितना, 70। तो देखिए संपूरक कोण में 2 कोण आएगा और दोनों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। यानी 2 कोण अगर मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, तो वो दोनों कोण जो है वो संपूरक कोण। यानी संपूरक कोण क्या होता है, 2 एंगल वहां पर होंगे और दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तभी वो दोनों कोण आपस में संपूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 110 है तो इसका संपूरक कोण 70। दोस्तों अगर आपको एक कोण दिया हुआ है और इसका संपूरक निकालना है तो आप 180 में, है ना, आप 180 में घटा करके जो दिया हुआ कोण है उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे 110 दिया हुआ था तो हमको इसका संपूरक कोण चाहिए था, तो हम क्या किए, 180 माइनस 110 कर दिए, तो हम लोग का कितना, 70 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि ये जो हम लोग का कोण है वो इसके संपूरक कोण, तो पहले संपूरक कोण कितना होगा, तो 180 डिग्री माइनस x, ये हो गया संपूरक कोण। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सो देखिए कहता है ये जो कोण है ये किसके बराबर है, इसके संपूरक कोण के 1/4 यानी 1/4, है ना, के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो रहा है, इसके, यानी इस कोण का 1/4, है ना, इस कोण का 1/4। जैसे हम लोग देखेंगे 180 डिग्री माइनस x, इसका 1/4 मतलब 1/4 से हम लोग इसको गुना कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो ये 4 इधर आ जाएगा तो 4x हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x। यहाँ से अगर x का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, क्या होगा, यहाँ पर इधर आ जाएगा ये माइनस x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और बराबर 180 डिग्री। 5 से इसको काटेंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा, और 5 दिए 15, और यहाँ से 3 बच जाएगा यानी 30, 5 छक 30। इसका मतलब है हम लोग का x का जो वैल्यू आ गया वो कितना, 36 डिग्री होगा, कितना, 36 डिग्री। और यही हम लोग का एंगल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर 36 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ले आए। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है यदि इसके 3 क्रमागत भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है तो चौथे भुजा की लंबाई क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर इसके लिए एक फिगर बनाने की ज़रूरत है। पहले आप फिगर बनाइए, आप एक फिगर बनाइए, कोई भी चतुर्भुज चलेगा, इसके अंदर एक ऐसा वृत्त बनाइए जो कि सभी भुजा को टच करते हुए पास हो। देखिए इस तरह का हम लोग एक फिगर बना लिए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सभी भुजाओं को टच करते हुए पास हो रही है। अब यहाँ पर हम इसका नेम दे देते हैं, भुजा का दे भी सकते हैं या नहीं भी देते तो भी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था, ठीक है। लेकिन इसका नाम हम लिख देते हैं ए बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। देखिए अगर इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट मिला, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये वृत्त सभी भुजाओं को टच करती है तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि आमने सामने वाली भुजा का जो योग होता है, ठीक है, जैसे ये वाला ए बी और सी डी ये दोनों को जोड़ेंगे और बी सी और ए डी को जोड़ेंगे, ठीक है, तो आमने सामने वाली भुजा का योग जो होता है वो बराबर होगा। जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है, ए बी प्लस सी डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बी सी प्लस ए डी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे नोट कर लीजिए, है ना, इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या पूछा जा रहा है कि इसमें 3 क्रमागत भुजा की लंबाई दी हुई है तो चौथे भुजा की लंबाई क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है ये 4 सेंटीमीटर। हम लोग को ये वाला मान लेते हैं निकालना है, चौथा जो साइड होगा वो निकालना है। तो आप चौथा साइड आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ए बी का वैल्यू कितना बैठा सकते हैं 8 प्लस सी डी का वैल्यू कितना बैठा सकते हैं, ए बी और ये सी डी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू देख रहे हैं 9 है, ठीक है, और प्लस ए डी का वैल्यू हम लोग अभी नहीं जान रहे हैं, ठीक है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे होगा, देखिए हम लोग को ए डी निकालना है, क्या निकालना है ए डी, तो ये बहुत आसानी ढंग से कैलकुलेट हो जाएगा। 8 और 4 12, ठीक है, 12 में 9 आकर के इधर घट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि इसका यूनिट क्या लगाएंगे 3 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर आ चुका है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 होगा। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए कहता है एक सम त्रिकोणीय प्रिज्म का आयतन 785.4 घन सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसके आधार के क्षेत्रफल की गणना करें, ठीक है, आधार की क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर प्रिज्म का क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रिज्म का आयतन मालूम होना चाहिए, ठीक है। प्रिज्म थोड़ा सा हम इसको किनारे करके लिख देते हैं। प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन देखिए क्या होता है, ये होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ठीक है। जिन दोस्तों को मालूम नहीं होगा वो आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पर जो है वो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और ये भी जो क्वेश्चन है वो इसी पर बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम लोग को आधार का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल निकालना है, ऊंचाई दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग को आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है कितना 785.4 ये आयतन की जगह लिख दिए। आधार का क्षेत्रफल हम लोग को यहाँ पर निकालना है तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, आधार का क्षेत्रफल को अभी ए मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल को ए लिखे हैं, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ए जो है वो आप बहुत ही आसानी ढंग से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा,
इसको 14 से काटेंगे एक बार में, 14 × 5 = 70, बच गया 8, ठीक है। तो यहाँ पर 14 × 6 = 84, 6 आ गया है ना। अब यहाँ 1 बच गया, तो यहाँ पर पॉइंट लगा के और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 14 × 1 = 14, एक बार में कट जाएगा, क्लियर है। तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 56.1 यूनिट क्या लगेगा, ये एरिया है, ठीक है। तो और सारा चीज़ जो यहाँ दिया हुआ था हाइट वगैरह वो सब सेंटीमीटर में चल रहा है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या लगेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है। कहता है एक समलंब चतुर्भुज ABCD की समांतर भुजाएं AB तथा CD की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण AC तथा BD क्रमशः O पर प्रतिच्छेद करे तो AO अनुपात OC क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का बात हुआ है, तो सबसे पहले आप समलंब चतुर्भुज का एक फिगर बनाइए। ये समलंब चतुर्भुज है, इसमें ये और ये भुजा जो है वो समांतर होगा। इस समलंब चतुर्भुज में ये और ये भुजा जो है वो समांतर है। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि जो भुजा होगा हम लोग का, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, है ना, ABC और ये D। तो ये AB और DC या CD बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये समांतर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि AB की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और CD की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। तो कहता है यदि इसके विकर्ण, यहाँ पर इसके 2 विकर्ण होंगे, एक यहाँ से इसको मिलाएंगे AC और यहाँ से मिलेगा B से D की तरफ, है ना। तो और ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर, क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड करना है AO अनुपात OC कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये समलंब चतुर्भुज है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसका जो विकर्ण होता है ना, वो कितने रेशियो में यानी कितने अनुपात में कटता है एक दूसरे से। तो इसका जो समलंब चतुर्भुज का जो भुजा होता है ना, जो भुजा दिया हुआ है उसका अनुपात में इसका जो विकर्ण है वो विभाजित हो जाता है। जैसे इसका भुजा, ये समलंब चतुर्भुज जो है इसका आमने सामने वाली जो भुजा है, जैसे या समांतर भुजा ये दिख रहा है ना, ठीक है, AB और CD, तो ये जो अनुपात होगा इसी अनुपात में इसका विकर्ण भी विभाजित होगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ये भुजा जो है AB और CD, इसका अनुपात क्या है, वही अनुपात इसका भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि AO और OC का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, यानी ये जो सामने वाली भुजा जो दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज का उसी के अनुपात में होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या हो जाएगा, AB अनुपात कितना, CD लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, AB का रेशियो, ये AB बराबर कितना दिया हुआ है, AB बराबर 9 दिया हुआ है और CD बराबर कितना दिया हुआ, 15। इसको आप कैलकुलेट करके लिखेंगे, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से तो कट जाएगा, तो 3 × 9 हो जाएगा और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। यानी कि AO/OC बराबर कितना हो जाएगा, जो भुजा का जो अनुपात है वही इसका विकर्ण जो कटेगा उसका भी अनुपात वही होता है। तो हम लोग इसका आंसर ऐसे हम लोग ला सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से आप करके आप इसे नोट भी कर लीजिए। डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक शंकु सिलेंडर को पिघलने से बनाया जाता है और एक त्रिज्या को वही रखते हैं, ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, इसको पिघला दिया जाता है और एक शंकु बना दिया जाता है। सिलेंडर को पिघला करके क्या कर दिया जाता है, एक शंकु बना दिया जाता है। एक शंकु बना दिया जाता है, ठीक है। आप ये फिगर जो है इसको आप खाली समझने के लिए
ये ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि सिलेंडर को पिघला करके शंकु बना दिया गया है, और जो शंकु बना है और सिलेंडर ये जो पहले से था, दोनों का त्रिज्या में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। यानी यहाँ का त्रिज्या r है तो यहाँ का भी त्रिज्या कितना होगा, r ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ त्रिज्या ये वाला जो लाइन अभी खींचे ना, ये हम लोग का त्रिज्या होता है, ठीक है। तो ये भी त्रिज्या जो है वो r है, यहाँ से यहाँ तक है ना, और ये भी त्रिज्या हम लोग का r ही होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि इसकी ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं, है ना। ये सिलेंडर था, जब इससे हम लोग कोन बना दिए तो इसका ऊंचाई जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो कितना प्रतिशत इसका हाइट बढ़ा है वही हम लोग को पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको अगर हम लोग पिघला करके, यानी सिलेंडर को पिघला करके अगर कोन बनाते हैं तो इसका शेप जो है वो बदल गया, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों का आयतन, ठीक है, तो सिलेंडर का आयतन कितना होता है और कोन का आयतन कितना होता है, दोनों को हम लोग बराबर लिखेंगे। तो सिलेंडर का आयतन कितना हो जाएगा, देखिए सिलेंडर का हाइट हम लोग मान लेते हैं h1, ठीक है, और ये कोन का हाइट जो मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ कोन का हाइट यहाँ इस तरह से भी हम लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कोन का हाइट जो है वो h2, क्लियर है। देखिए यहाँ पर अब हम लोग इसका आयतन लिखेंगे, तो पाई r स्क्वायर h1, ठीक है, और ये किसके बराबर है, इसके आयतन के बराबर। तो कोन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई, रेडियस तो वही है दोनों का, r स्क्वायर, और हाइट हो गया इसका h2। अब ये दोनों जो बराबर है इसलिए हम लोग यहाँ इक्वल का साइन लगा दिए। अब देखिए पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये पूरी तरह से यहाँ से हट जाएगा। क्या मिला दोस्तों हम लोग का, यहाँ पर h1 यहाँ पर h1/h2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। यहाँ पर देखिए h1 और h2 का रेशियो मिल गया है कितना, 1/3 है, यानी h1/h2 बराबर 1/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर पहला का हाइट अगर 1 यूनिट था, यानी सिलेंडर का हाइट 1 यूनिट, तो कोन का हाइट जो है वो 3 यूनिट हो गया। इसका मतलब हाइट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, हाइट जो है वो 2 यूनिट से बढ़ गया है। तो हाइट जो है वो 2 यूनिट बढ़ गया, लेकिन परसेंट में कितना बढ़ा है, तो इसलिए हम लोग को परसेंटेज में निकालना है। तो देखें कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, बटे कितना में, तो पहले कितना था, 1 था, तो 1 में से 2 बढ़ गया, इसी तरह ये 3 हो गया, है ना। 1 में 2 यूनिट बढ़ा तो ये 3 हो गया। तो कितना बढ़ा, 2, कितना में बढ़ा, 1 में बढ़ा, ठीक है। तो ये हम लोग अब इसको परसेंट में करने के लिए हम लोग 100 से और गुना कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ से देखा जाए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का टोटल कितना आ जाएगा, 200% होगा। कितना हो जाएगा, 200%, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए, हम लोग का आज का जो 10 क्वेश्चन का टारगेट था, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन का टारगेट जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, क्लियर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसे दोबारा बनाएं, बहुत ही अच्छा ढंग से सारा क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम में जाकर के ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से और कम समय में आप इसको बना पाएँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।